स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आरबीएसई स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास फर्स्ट जो चैप्टर है वो उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी। साधारणतः ऐसी धारणा बनी हुई है कि फिजिक्स एक कठिन विषय है, लेकिन मेरा मानना है कि यदि इसको अच्छे से समझा जाए और निरंतर इसका अभ्यास किया जाए तो सबसे सरल विषय हो सकता है ये तुम्हारे लिए। इसी क्रम में आज हम देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक होती क्या है? ये कोई चैप्टर फर्स्ट चैप्टर नहीं है, ये हमारी पूरी यूनिट है जिसके अंदर आपको 4 चैप्टर मिलेंगे। तो हम इस यूनिट की जो ऊपर लिखी हुई है स्थिर वैद्युतिकी, ऐसा जो नाम लिखा है, सबसे पहले इसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। जब हम इस शब्द को पढ़ रहे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्द जुड़े हुए हैं। वास्तव में है ऐसा ही। इलेक्ट्रो की अगर बात करें तो इलेक्ट्रो को हम कहें आवेश, और इलेक्ट्रो को हम कहें आवेश, और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। इसका मतलब इस पूरी यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर अगर इस परिभाषा की बात कर लें तो स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाएगा। स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाएगा। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं कि डेफिनेशन क्या होगी, तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, यह हम ऐसा कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। और इस स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है, वो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र व विद्युत आवेश, या विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, ये दो टॉपिक हमें इसमें पढ़ने को मिलेंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर के, और फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक लेते हैं घर्षण विद्युत। क्या लेंगे? घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत। अगर देखिए घर्षण और विद्युत, यहां भी दो शब्द जुड़े हुए हैं। घर्षण विद्युत, घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। घर्षण का मतलब होता है रगड़ना, और विद्युत का मतलब है कि वस्तुओं का गुण है ये। विद्युत क्या है? वस्तुओं, या हम कहें वस्तु का गुण, ऐसा लिख दें, वस्तु का गुण। और कौन सा गुण? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर या दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण। आकर्षित करने का गुण, यानी घर्षण विद्युत में घर्षण का मतलब हमारे पास है रगड़ना, और विद्युत का मतलब है कि वस्तु का गुण है ये, और जिससे हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब ये आकर्षण का जो गुण है, ये कहां से आया? ये आकर्षण का गुण आया रगड़ने से। तो इस प्रकार से रगड़ने से जो आवेश आ जाता है, रगड़ने से जो आकर्षण करने की क्षमता पैदा हो गई इसके अंदर, उसे कहेंगे घर्षण आवेश। या हम इसको कह सकते हैं कि रगड़ने के पश्चात एक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्या कहेंगे हम? घर्षण विद्युत या आकर्षण, जो हमें मिला यहां से। अब यदि इसी क्रम में आगे बात करें कि घर्षण विद्युत, और घर्षण विद्युत से सबसे पहले कुछ देखा गया कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण,
ये गुण आया कहां से था? घर्षण से। तो एक यूनानी दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक जिसका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। थेल्स ने आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, कितना टाइम? 2500 वर्ष पहले इस प्रभाव को देखा। उस समय उसने एक पदार्थ लिया और उस पदार्थ, ये देखिए अंबर, ये अंबर क्या है? एक पदार्थ है। क्या ये पदार्थ? इस अंबर नामक जो पदार्थ था, इसको ऊनी वस्त्र से रगड़ा। किससे रगड़ा? ऊनी वस्त्र से। ऊनी वस्त्र से रगड़ने के पश्चात उसने देखा कि विशेष प्रकार का प्रभाव इसके अंदर उत्पन्न हो गया है। अब उसी के आधार पर इन सब प्रयोगों का, ऐसा नहीं कि एक अंबर का प्रयोग किया और उसके बाद छोड़ दिया और डेफिनेशन दे दी या टाइप दे दिए चार्ज के, आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। उस चार्ज के टाइप बना दिए कि दो प्रकार का होता है, ऐसा नहीं। अब जैसे हम दैनिक जीवन की बात करें तो जो प्लास्टिक की कंघी होती है, उसको यदि हम सूखे बालों में रगड़े और कुछ टाइम सूखे बालों में रगड़ने के बाद आप छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास उसको लेके जाइए, वो क्या करेगा? उसको अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ करता है। इसके अलावा और भी कई प्रयोग किए गए। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं इसको। तो इसके अलावा एक, या इसको देखें, अंबर। ये जो अंबर को ऊनी वस्त्र से रगड़ा तो ये क्या हो गया? ये विद्युत में हो गया। ऊपर लिखा हूं, देख लीजिए आप यहाँ पे। ये क्या हो गया? विद्युत में हो गया। विद्युत में होना मतलब क्या है? आवेशित होना। विद्युत में होना मतलब आवेशित होना। अट्रैक्शन का एक विशेष प्रकार के गुण पैदा हुआ, अट्रैक्शन वाला, आकर्षण करने वाला। तो वो इसलिए इसको कह सकते हैं अंबर जो है वो क्या हो गया? अंबर हो गया विद्युत में। अंबर जो विद्युत में हुआ यानी आवेशित जो हो गया, उसके कारण क्या हुआ? अब उस दूसरी जो छोटी वस्तुएं हैं, दूसरी जो हल्की वस्तुएं हैं, वो क्या करेगा? उनको अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ करेगा। चलिए अब आगे देखें कि सर इसके आधार पर तो नहीं होगा, और बहुत सारे प्रयोग किए। बहुत सारे प्रयोग करने के लिए क्या किया? एक कांच की छड़ ले ली। कांच की छड़, ये कांच की छड़ ले ली। इस कांच की छड़ को यहां बना देता हूं, ऊनी वस्त्र से रगड़ा। ठीक, कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र से रगड़ने के बाद देखा कि इसमें भी कुछ विशेष प्रकार के गुण विकसित हो गए हैं, कुछ विशेष प्रकार के गुण आ गए हैं इसके अंदर। एक प्रयोग और किया। उस दूसरे प्रयोग के लिए क्या किया? एक एबोनाइट की छड़ ले ली। एबोनाइट की छड़ क्या ले ली? एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़ को क्या किया? बिल्ली की खाल से रगड़ा। किससे? बिल्ली की खाल से। तो बिल्ली की खाल से रगड़ा तो देखा इसमें भी कुछ विशेष प्रकार के गुण उत्पन्न हो गए। और ये कैसे गुण? मतलब अट्रैक्शन वाले है, सारे के सारे आकर्षण का गुण पैदा हो रहा है इनमें। दूसरी जो छोटी हल्की वस्तुओं को इनसे के पास लेके जब जा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब वैज्ञानिकों को उस समय तक ये कन्फर्म नहीं था कि ये दो प्रकार के आवेश होते हैं। तो क्या किया? फिर उन्होंने क्या किया? एक कांच की छड़ और ली। ये लो, एक कांच की छड़ और ले ली। इस कांच की छड़ को क्या किया? ऊनी वस्त्र से रगड़ा, और दोनों को ऊनी वस्त्र से रगड़ने के बाद में पास पास लाए। जब इनको पास पास लेके आए तो ये दोनों की दोनों जो छड़ें हैं आपस में रिपल करती हैं, मतलब प्रतिकर्षित हो रही हैं। दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, पास में नहीं आ रही। हम इनको पकड़ के पास लाने का प्रयास करेंगे, नहीं आएंगी। जैसे आप खेल खेल में देखते थे चुंबक, कई बार मान लीजिए एक चुंबक है, हमने खेल खेल में उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद हमें नहीं पता उसका कौन सा सिरा क्या है। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मैं चुंबक नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। तो खेल खेल में हम देखते थे जो टुकड़ा उसका टूटा है, हम उसका दूसरा सिरा पास में लेके आते थे, तो वो हम उसको फोर्स करके पास में लेके आते थे, लेकिन वो क्या करता था? दूर जाता था। देखा होगा ऐसे। वही प्रक्रिया यहां पर हुई। जैसे ही दोनों कांच की छड़ों को ऊनी वस्त्र से रगड़ा और रगड़ने के बाद में जब इसको पास पास लाए तो ये क्या कर रहे हैं? आपस में रिपल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। ऐसे ही क्या किया? एबोनाइट की छड़ को भी लिया। किसको लिया? एबोनाइट की छड़।
एबोनाइट की छड़। अब दो एबोनाइट की छड़ को ले लिया और दोनों को फिर क्या किया, पास पास लेके आए, तो ये भी आपस में रिपल कर रही हैं, एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, एक दूसरे से दूर। हम पास पास लेके आ रहे हैं, ये दूर दूर जा रही है। हम देखा कि कुछ विशेष प्रकार के गुण हैं इनके अंदर। उसके बाद इन्हीं एक्सपेरिमेंटों को उन्होंने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद देखा कि ये जो कांच की छड़, एक कांच की छड़ ले ली उन्होंने, कांच की छड़, और जो दूसरी है वो लिया एबोनाइट की छड़। कौन सी छड़? एबोनाइट की छड़। ये ले ली उसने, कांच की छड़ और एक एबोनाइट। अब इन जब दोनों को पास पास लाए तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गई, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही है। इसका मतलब वैज्ञानिकों ने इन प्रयोगों से ये निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों जो है, ये जो चार्ज है, जो दोनों के अंदर जो आवेश आया है वो एक प्रकार का तो नहीं, एक जैसा तो नहीं है, मतलब दोनों के प्रकार जो है वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो यहां से इन्हीं प्रयोगों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले कि जो आवेश होते हैं वो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर मान लो जब हम चुंबक पढ़ते थे या चुंबक खेल खेल में तोड़ के उसको पास पास लाने का प्रयास करते थे, तो एक सिरा ऐसा होता था जो दूर जाने का प्रयास करता था, और उसी चुंबक को मान लीजिए, ये देखिए एक चुंबक, मानो मेरे पास एक छड़ चुंबक है, इसको मैंने क्या किया, बीच में तोड़ा, ठीक है। तो अब पहले ये ऐसे जुड़ा हुआ था, अब मुझे नहीं पता इसका कौन सा सिरा क्या है। अगर मान लो मुझे चेक करना होगा या मैं इसको पता लगाना चाहूंगी कौन सा सिरा क्या है, तो वो एक दूसरा प्रोसेस है, हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ के आते हैं, 10वीं में पढ़ा होगा, 11वीं में देखा होगा, चुंबक की कैसे सिरे पता करेंगे। लेकिन हमने देखा खेल खेल में पास में लाए, दूर जा रहे हैं, हम फिर फोर्स करते हैं, पास में लेके आते हैं, दूर जाते हैं। हमने इसका सिरा बदला, बदलते इसके पास में ला रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना प्रारंभ कर दिया। वैसा ही इनके अंदर हुआ। तो इन्हीं के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला कि जो आवेश है, आवेश को इंग्लिश में कहते हैं चार्ज, और जोश क्या कहते हैं, चार्ज। आवेश को इंग्लिश में कहा जाता है चार्ज। ये चार्ज कितने टाइप के होते हैं? चार्ज होते हैं दो टाइप के। एक होता है धनात्मक आवेश। आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक धनात्मक आवेश और दूसरा जो है वो है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और दूसरा है ऋणात्मक। अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं, इंग्लिश में बोलूं, तो इसको मैं पॉजिटिव चार्ज कह सकता हूं, है ना। शॉर्ट में इसको प्लस वी करके लिख देते हैं, और इसको माइनस वी मतलब नेगेटिव चार्ज। ये दो प्रकार के। कई बार पूछा जाता है कि बताइए प्रकृति में कितने प्रकार के आवेश विद्यमान है? तो दो प्रकार के आवेश विद्यमान है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक। क्या कोई तीसरे प्रकार का आवेश होता है? तो आपका एक ही जवाब होगा, प्रकृति में कोई तीसरे प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं है, मतलब दो ही आवेश होते हैं। और यदि इन्हीं की बात करूं मैं, इन धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की, तो हम देखते हैं कि यदि सजातीय, सजातीय का मतलब समझते हो? सजातीय आवेश क्या होता है? सजातीय आवेश का मतलब सेम प्रकार के आवेशों को पास पास लाया जाए। एक तो सजातीय, एक विजातीय। समान जात के अलग अलग जातों के पास पास लाए जाएं तो क्या होगा? आप देख रहे हैं, ऐसा प्रयोग करके हमने देखा, उनको जब छड़ों को पास पास लाए थे तो देखा था कुछ तो एक दूसरे से दूर हट रही थी। कब दूर हटी थी? आप देखो, थोड़ा सा वीडियो में बैक जाइए, और बैक जाने के बाद देखें कि हमने यहाँ पर जो कांच की छड़ें बनाई थी, दो कांच की छड़ों को पास पास जब लेके आए थे, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये रिपल कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और फिर जैसे दो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा था, तो वो भी दूर जा रही थी एक दूसरे से। आप थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं ऐसा। तो हम यहाँ कह सकते हैं वो जो दो कांच की एक जैसी जो छड़ ली थी, वो क्या थी? वो सजातीय तो थी। अब दो एबोनाइट की छड़ ले ली, वो भी क्या है? वो भी सजातीय है। तो हम कह सकते हैं सजातीय जो आवेश होता है, तो क्या होगा उनके अंदर? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। सजातीय आवेश या सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। और विजातीय आवेश, यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको कैप लगा के लिख देता हूं, में है यहाँ पर। और विजातीय आवेश, विजातीय आवेश में क्या होगा? आकर्षण होगा।
एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आकर्षण होता है। विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ये हमने आवेश के टाइप पढ़े कि कितने टाइप के आवेश होते हैं। दो प्रकार के आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। चलो हम आवेश की, सर आप कह रहे हैं कि दो प्रकार के होते हैं, तो क्या कोई तीसरे प्रकार का आवेश विद्यमान नहीं है? मैंने कहा नहीं है। तो आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर यदि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, हालांकि ऐसी बात नहीं आएगी क्योंकि अब समझदार हो गए, 12वीं क्लास में हो तुम, तो ऐसी बेवकूफ भरी बातें नहीं आ सकती। फिर भी अगर किसी बच्चे के दिमाग में ऐसी आ रही है कि सर धनात्मक और ऋणात्मक को आवेश को पास पास ले आया जाए या दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? देखो अब आप सोचिए, यदि दोनों को मिला दें, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और दोनों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या होगा? आप सोचिए क्या हो सकता है? नहीं। तो अब आप देखें कि हम एक उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ते थे, ये तुम्हारे समझाने के लिए बता रहा हूं, यहाँ पे उदासीनीकरण का कोई मतलब नहीं है, पर उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ते थे। वहां पर जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते थे तो क्या होता था? वहां पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता था, जो विलयन हमें मिलता था वो उदासीन होता था। यहां पर भी जब प्लस और माइनस को जब मिलाएंगे तो क्या पैदा होगा? उदासीन। और उदासीन क्या होता है? अपने आप में कोई चार्ज थोड़ी होता है, यानी वो जो है किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। चलो अब हमने टाइप तो देखे इसके कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आवेश की वास्तव में जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या है। देखिए, जब आप आरबीएससी की बुक पढ़ेंगे, अपने राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़ेंगे, या फिर आपके पास बहुत सारी सप्लीमेंट बुकें होंगी, किसी के पास संजीव है, एसपी है, एक्सीलेंट है, तो वहां पर आपको अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन दिखाई देंगी और अलग अलग डेफिनेशन पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता रहा हूं जिसको किसी भी बच्चे को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या है स्टैंडर्ड डेफिनेशन? स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हमारे पास कि जो आवेश है, आवेश वस्तु का गुण है, वस्तु का गुण है, आवेश वस्तु का गुण है। हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि आवेश वह है। आप कुछ भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या तो आप लिखें आवेश वस्तु का गुण है या आवेश वह है जो स्थिर अवस्था में, जो स्थिर अवस्था में, इसमें स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, उत्पन्न करता है या कर सकता है की बात है, जो भी आप चाहें लिख लें। तथा गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में, कैसी अवस्था में? गतिशील अवस्था में क्या करेगा? देखो, एक तो करेगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न और विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, यानी आवेश वह है या आवेश किसी वस्तु का गुण है या आवेश वस्तु का गुण है जो स्थिर अवस्था में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यदि गतिशील अवस्था में है तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है, दोनों उत्पन्न करता है या दोनों उत्पन्न कर सकता है। वो क्या कहलाता है? आवेश। या फिर अब मैं जब किताब की बात कर रहा था तो आप किताब में मैं बता रहा था तुम्हें कि आरबीएससी जो हमारी बुक है उसमें आपको एक डेफिनेशन और भी मिलेगी। वो क्या मिलेगी? वो मिलेगी कि आवेश वह है या आवेश किसी वस्तु का गुण है जिसकी उपस्थिति के कारण, जिसकी उपस्थिति के कारण दूसरी वस्तु बल का अनुभव करती है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का गुण है जिसकी उपस्थिति किसी दूसरी वस्तु को बल का अनुभव कराती है। मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैंने लिख दी है। ये जो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आप चाहें तो इस वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं उसको, जो आपको अच्छा लगे। ये स्टैंडर्ड जो है डेफिनेशन है और वो हमारी किताब में या किसी दूसरी बुक में आपको मिल सकती है, तो आप जो याद करें कर लें।
मेरे हिसाब से ये अगर याद करते हैं तो ज्यादा बेटर आंसर होगा, आवेश किसे कहते हैं। अब हमारे पास ये तो परिभाषा हुई आवेश की, और हमने देखा कि आवेश जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, देखते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आधुनिक मत क्या है। हम ऐसा लिख सकते हैं आधुनिक मत के अनुसार, आधुनिक मत के अनुसार, आधुनिक मत के अनुसार क्या, देखते हैं क्या। अब हमने कहा कि जो भी द्रव्य है, देखिए याद रखें मैं द्रव्य बोल रहा हूं ना कि द्रव, लिक्विड नहीं कर रहा हूं मैं द्रव्य कह रहा हूं। द्रव्य का मतलब आपकी तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। जो भी द्रव्य है, जो भी कण है, वो किससे मिलकर बना हुआ है। देखो मैं लिख लेता हूं, कण है वो किससे मिलकर बनेगा, भाई अणु से बना है ना, अणु से बना है। और अणु किससे बना है, परमाणु से। अणु परमाणु परिभाषा तो 5वीं 6वीं क्लास से पढ़ जाते हैं कि अणु क्या है, परमाणु क्या है। फिर भी आप देख लें कि अणु क्या है, या सबसे पहले हम बात करें परमाणु की। परमाणु क्या है, वह सूक्ष्मतम इकाई जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई अविभाज्य कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। और दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो परमाणु है, अब मैं आधुनिक मत की बात कर रहा हूं या आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की बात कर रहा हूं। आधुनिक मत के अनुसार क्या है कि जो परमाणु है, परमाणु का जो नाभिक है, जैसे मान लो मैं हीलियम के लिए बात करूं, हीलियम का हीलियम की नंबर कितना होता है, 0.2। तो हम बात करें परमाणु की, परमाणु खुद किससे बना होता है, नाभिक से, नाभिक से। और नाभिक में क्या होता है, नाभिक में दो प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। कौन कौन से, बोलिए कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। थोड़ा नीचे बना देता हूं मैं, यहां देख, यहां पर दो कण उपस्थित होंगे नाभिक के अंदर, एक होगा प्रोटॉन और दूसरा होगा न्यूट्रॉन। इसके बाहर की संरचना आप ऐसी देखते हैं, इन्हें ये अंदर वाला तो क्या हो गया, नाभिक, क्या हुआ, नाभिक। और ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, क्या कहते हैं इनको, कक्षा। इन कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। अगर मान लीजिए हीलियम की बात करूं तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। यानी पूरे के पूरे इस परमाणु की बात करें, नाभिक और इन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ इसके बाहरी जो कक्षा है उनमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा है, और नाभिक में दो प्रकार के कण उपस्थित हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। अब चलिए हम आवेश की बात कर ही रहे हैं तो मैं तुम्हें बता देता हूं इनके ऊपर क्या क्या आवेश होता है। देखें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं ई से, और ऊपर एक माइनस का सिंबल लगा होता है, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर की बात कर रहा था, नाभिक के अंदर जो कण है वो क्या है, प्रोटॉन, क्या है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन को किससे लिखते हैं, पी से, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक ऋणात्मक है ये। अभी मैं बताऊंगा तुम्हें कि अगर मान लीजिए इसी आधुनिक सिद्धांत के अनुसार कि कोई इलेक्ट्रॉन दे रही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, तो क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे हम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और तीसरा जो कण है वो क्या है हमारे पास, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का प्रतीक क्या है, किससे लिखते हैं इसको, एन से, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने देखा होगा घरों में ट्रैक्टर होता है, गाड़ी होती है, वहां कहते हैं कई बार कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसका मतलब क्या समझे, मतलब उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। वही चीज यहां पर है, न्यूट्रॉन है ये, क्या है, न्यूट्रॉन। कोई आवेश है ही नहीं, कोई किसी प्रकार का आवेश इस पर उपस्थित नहीं होता। किस कण के ऊपर, इसके ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर।
तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश याद रखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसके साथ में मैं एक वर्ड लिख रहा हूं कूलाम। क्या लिख रहा हूं? कूलाम। देखिए थोड़ा याद रखें आप, यहां शायद ये साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये क्या लिखा मैंने? कूलाम। कूलाम क्यों लिखा? इसकी इकाई है कूलाम। किसकी? इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसकी। एक ऐसा ही डिजिट मैं और लिख देता हूं, फिर तो मैं दोनों में फर्क बताऊंगा क्या है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसके साथ भी क्या है? कूलाम। क्या है? कूलाम। तो सर फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क है। क्या फर्क है सर? कूलाम की जगह कूलाम दिखाई दे रहा है, 1.6 × 10⁻⁻19 दिखाई दे रहा है दोनों में। अब आप यहां देखें, यहां पर क्या है? माइनस। आप यहां पर माइनस शो कीजिए और यहां पर ये क्या है? प्लस। अगर आप नहीं भी लगाते हैं प्लस तो भी चलेगा, माना जाएगा ना प्लस का, लेकिन यहां पर माइनस जरूरी है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है और जो प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है वो कैसा होता है? धनात्मक आवेश होता है। आप इस चीज को याद कर लीजिए, क्योंकि जब हम आंकिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल जब हम हल करेंगे तो ये चीजें आपको जरूरी नहीं कि वो दे क्वेश्चन में, इसलिए आप इनको कंठस्थ करें, एकदम बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये माइनस के साथ में किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। और ऐसा ही मान प्रोटॉन के लिए भी, लेकिन वहां पर माइनस साइन 1.6 के आगे नहीं। बस इतना आप याद रखें। अब मैं आधुनिक मत की बात कर रहा था। आधुनिक मत के अनुसार, आधुनिक मत में ऐसा कण अणु परमाणु हमने ऐसा डिफाइन किया। अब आधुनिक मत कहता है कि कोई भी जो कण है या कोई वस्तु है वैद्युत रूप से उदासीन होती है। कैसे? वैद्युत रूप से उदासीन होती है। उदासीन। क्या समझे? वैद्युत रूप से उदासीन होने का मतलब क्या? इसका मतलब है कि आवेश ही नहीं, याद रखें, ऐसा नहीं कि सर उसके ऊपर आवेश नहीं है वैद्युत रूप से उदासीन होगी, नहीं। इसका मतलब है कि जितने उसके अंदर प्रोटॉन है उतने ही उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन भी है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश उसके अंदर उपस्थित है, लेकिन दोनों के दोनों बराबर मात्रा में उपस्थित है, इसलिए उसके ऊपर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब है वैद्युत रूप से वस्तु कैसी है? उदासीन है। अब वैद्युत रूप से उदासीन है तो इसी आधुनिक मत के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए, देखिए इधर, कि हमारे पास मान लीजिए कोई दो वस्तुएं हैं, ठीक है, जब इनको आपस में रगड़ा जा रहा है तो यदि ये वस्तु जो है हमने कह दिया कि वैद्युत रूप से उदासीन है। अब वैद्युत रूप से उदासीन है इसका मतलब इसके अंदर आवेश तो है, चार्ज तो इसके अंदर है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर चार्ज नहीं है। तो यहां से मान ला ये हमारे पास ये वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है। क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है। अब मुझे ये बताइए, मैं तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा अलग से बता देता हूं, आप इसमें नहीं समझे, थोड़ा इधर देखें, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसे है। आपको दो प्लस के सिंबल और दो माइनस के सिंबल दिखाई दे रहे हैं, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, दिखाई दे रहे हैं ऐसे। अब आप मुझे ये बताइए, यदि यहां से ये माइनस बाहर कर दिए जाए तो यहां पर क्या बचेगा? दोनों प्लस दिखाई देंगे। तो यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है? त्याग कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगी तो कैसी हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। कैसी होगी? धनात्मक। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है वो वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो ऋणात्मक। यानी जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागे वो धनात्मक, और जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए अपने अंदर जो डाल रही है इलेक्ट्रॉन, वो कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो इस प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसी आवेश की। आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उन महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या क्या जानकारी है वो देखिए। अगर हम अदिश सदिश की बात करें तो जो आवेश है वो कैसी राशि है?
आवेश कैसी राशि है? आवेश तो सर अदिश राशि है, ठीक है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और यदि इसका हम कूलाम कूलाम लिख रहे थे, तो यदि इसका प्रतीक चिन्ह इसको आप लिखें कि भाई किससे लिख सकते हैं, तो इस कूलाम को किससे लिखा जाता है? सी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? सी से। इसका मतलब है कि ये इसकी क्या है? इकाई है। ये सिंपल से हुआ तो इसको हम क्या किससे लिखते हैं? सी से। चलो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अब आप इनको पढ़ते रहिए, अगर कोई दिक्कत है तो हम कल वापस से पीछे का थोड़ा रिवाइज करके और फिर यहीं से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।